एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुथ्रिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाय पुरू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? तो अपन चैप्टर को क्या है कि छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं। तो इसके 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे निलंबन से। तो निलंबन क्या है? निलंबन सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन जो होता है। क्रियाकलाप 2.2 में ग्रुप सी के द्वारा पाया गया बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। भाई अपन ने सी को क्या दिया था? सी को अपन ने दिया था चौक या फिर आटा। अब पानी में चौक घोलोगे तो वो घुलेगा तो है नहीं, वो क्लियर दिखेगा उसके पार्टिकल अपने को, ठीक है। इस तरीके से उसमें क्लियर दिखेंगे पार्टिकल। और जैसे हमने उसे कुछ टाइम के लिए रखा तो क्या होगा कि वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसे छान के अलग करेंगे तो वो छान के भी अलग किया जा सकता है। तो निलंबन वही होता है, ठीक है। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है भाई। मिश्रित नहीं हो रहा है ना, वो अलग अलग रह रहे हैं, सिर्फ उसके साथ घूम रहा है, डोल रहा है, ठीक है। निलंबन जिसमें विलेय पदार्थकण घुलते नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं घुलते हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, बिल्कुल सस्पेंड रहते हैं उस कंडीशन में। वाटर के साथ वो सस्पेंड रहेंगे। वाटर को स्थिर रख दिया, बैठ जाएंगे, फिर से लाया तो फिर से हो जाएंगे वो उनके साथ, ठीक है। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। बिल्कुल चौक का टुकड़ा है, छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं तो उसको ईजिली हम वाटर में देख सकते हैं, ठीक है। निलंबन के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए या फिर इसके गुणधर्म की बात की जाए तो इसके गुणधर्म में सबसे पहले आता है बिस्मांगी मिश्रण है। ये बिल्कुल सही बात है, मिश्र नहीं होता है, ये मिश्रित नहीं होगा तो बिस्मांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। इसकी कण आँखों से देखे जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो वाटर है उसमें जो चौक के कण डोल रहे हैं ना, घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे, जैसे हम प्रकाश डालेंगे तो चौक के कण जो है वो उस प्रकाश को विकिरणित कर देंगे, ठीक है। तो जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर या फिर हमें दिखाई देने लगता है। दृष्टिगोचर मतलब दिखना। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, निलंबन स्थायी थोड़ी है, निलंबन अस्थायी है। जैसे कि गंदा पानी होता है, मतलब ज़्यादा गंदा नहीं, नॉर्मल गंदा, जैसे हम पीने योग्य बनाते, फिटकरी डाली हमने तो उसमें जो पार्टिकल हैं वो सस्पेंड स्टेज में डोल रहे हैं, उसमें फिटकरी डाला तो वो उनके नीचे बिठा देगा, ठीक है। हम नीचे बिठा देगा तो क्या वाटर एकदम प्योर हो जाएगा। उसको जो है हम ऊपर ऊपर से ले लेते हैं, पानी को, गंदगी नीचे चली जाती है, ठीक है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल चौक के पार्टिकल को ईजिली हम छान के अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, अपनी चलनी से तो नहीं होगा क्योंकि मोटी होती है, लेकिन फिल्टर पेपर से हम ईजिली कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब कण बैठ गए तो वाटर ही वाटर बचा, तो फिर काय का निलंबन, मतलब विलयन में प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन रुक जाता है, फिर विलयन में जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, कोलोइड विलयन क्या है। तो क्रियाकलाप 2.2 में ग्रुप डी को हमने क्या दिया था? वाटर एंड दूध। पानी और दूध देंगे तो वो तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलोइडल विलयन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वाटर का और दूध का जो मिक्सचर है वो कोलोइडल विलयन हो गया, कोलाइडल विलयन। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आपने पानी में दूध या दूध में पानी डाला, मतलब पानी में दूध डालना है, दूध में पानी नहीं डालना है, ठीक है। तो क्या होगा कि उसकी जो कण है वो समान रूप से फैल जाएंगे, जैसे कि सबको पूरे पानी को सफ़ेद कर देंगे वो पूरा, ठीक है। निलंबन के अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है, निलंबन के तो काफ़ी मोटे कण होते हैं, लेकिन इसके कण जो है वो छोटे होते हैं। ये कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। बिल्कुल ये समांगी प्रतीत होता है हमें। भाई हमें जब देखेंगे अपन दूध में वाटर मिला के तो ऐसा थोड़ी लगता है कि बिल्कुल अलग है, पानी ये रहा दूध है, नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ मिक्स हो गया, लेकिन वास्तविकता में विलयन बिस्मांगी मिश्रण है, ओके। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए तो ये बिस्मांगी मिश्रण है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूध। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें ये आँख से नहीं दिखाई देता है, बहुत छोटे इसके पार्टिकल होते हैं, इसलिए हम इसे ईजिली नहीं देख सकते। लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण तो फैला ही देंगे वो। ये सिंपल हो गया, या फिर कोई जनरल विलयन हो गया, कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, या अगर जनरल वाटर है, ठीक है, विलयन ही ले लेते हैं अपन। और दूसरे में क्या है, दूध और पानी का मिक्सचर हो गया, ठीक है। मतलब कलर किससे मत जाना कि कलर विले हो रहा है, दूध और पानी का मिक्सचर होता है। देखो इसमें लाइट दिख रही है क्लियर, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार। देखो ये लाइट जो है आपको क्लियर दिख रही है, लेकिन इसमें जो है वो लाइट नहीं दिख रही है, इसमें चुपचाप निकल गई, ठीक है। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। बिल्कुल, टिंडल इफेक्ट क्या होता है?
किसी भी पार्टिकल से प्रकाश का फैलाना जो होता है वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि जो उसमें जो पार्टिकल पाया जा रहा है उन्हीं उसी की वजह से ही फैल रहा है ना वो। अगर पार्टिकल वो नहीं होंगे, अगर वो पार्टिकल और ज़्यादा महीन होंगे, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होंगे, छोटे होंगे, तो वो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल्स की वजह से। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल का मतलब है कि लाइट का फैलना, ठीक है, लाइट हमें दिखाई दे जाए, ठीक है, वो टिंडल इफेक्ट होता है। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली कहते हैं एक कमरा होता है, अगर उसमें कोई छोटा सा छेद है तो उसमें से लाइट आ रही होती है, वो हमें दिखाई देती है, और उसमें छोटे छोटे उसके डस्ट के पार्टिकल्स ऐसे हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं वो, तो ठीक है, वो जो इफेक्ट होता है वो टिंडल इफेक्ट होता है। एक कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डोलते रहते हैं, उसमें उड़ते रहते हैं, इसकी वजह से प्रकाश हमें दिखाई देता है। अगर वो नहीं हो तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देगा, ठीक है, कार्बन के कण और उनके द्वारा, ठीक है, और भी कोई जो है पार्टिकल्स हो सकते हैं। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जंगलों में सुबह सुबह का जब होता है, सुबह जब होती है तो क्या प्रकाश जब आता है ऊपर से तो हमें क्लियरली मेंशन दिखता है कि हाँ प्रकाश देखो वो आ गया, वो आ गया। अगर हम बहुत नीचे से देखेंगे तो नीचे से देखने पे क्या होता है कि पत्तियों से जो प्रकाश ढके वो नहीं दिखेगा, लेकिन पत्तियों की साइड में जो जगह होती है वहाँ से प्रकाश एकदम एक धारी सी टाइप में आ रहा होता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा अमाउंट में आ रहा होता है, तो वो हमें दिखाई देता है, वो टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है। जंगल के कोरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं, ओके, इस वजह से होता है। भाई पार्टिकल तो इसी से चाहिए, अगर पार्टिकल नहीं होंगे तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब कोलॉइड देख लेते हैं अपन, ठीक है। कोलॉइड की स्टेज क्या होती है? तो परिक्षिप्त अवस्था क्या? द्रव। परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस। प्रकार क्या हो गया? एरोसोल, कोहरा, बादल, कुआसा, ठीक है। दूसरा हो गया परिक्षिप्त अवस्था क्या होगी? ठोस। परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया? गैस। प्रकार एरोसोल, ठीक है। धुआं, स्वचालित वाहन का निधार, एग्जॉस्ट जिसे बोला जाता है, ठीक है। गैस में परिक्षिप्त अवस्था गैस हो गई, परिक्षेपण माध्यम हो गया द्रव, ठीक है। तो प्रकार हो गया इसका फॉर्म, और इसका एग्जाम्पल है सेविंग क्रीम। मतलब मैं बताता हूँ परिक्षिप्त अवस्था का मतलब है जो विलय है, एक तरह का विलय है, ठीक है, कम मात्रा में, ठीक है, विलय हो गया। परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया? बड़ा विलायक, जिसमें मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो परिक्षिप्त अवस्था कम मात्रा में या फिर जिसमें हमें मिलाया जा रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पानी में हमने नमक मिलाया, ठीक है, तो नमक जो हो गया वो परिक्षिप्त अवस्था हो गई, परिक्षेपण जो हो गया वो वाटर हो गया, ठीक है। तो गैस में द्रव मिलाया तो एरोसोल, गैस में ठोस मिलाया तो भी एरोसोल, ठीक है। लेकिन दोनों तरह के एरोसोल अलग अलग है। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए, पहला हो गया कोहरा, बादल या कुआसा, क्योंकि इसमें क्या है लिक्विड पार्टिकल पाए जाते हैं गैस में। लेकिन अगर धुआं की बात की तो इसमें ठोस पार्टिकल होते हैं। स्वचालित वाहन का जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या है ठोस के कण होते हैं गैस के साथ, ठीक है। गैस के साथ कोई होता नहीं है, ठीक है, गैस के साथ कोई परिक्षेपण माध्यम नहीं होता है। भाई समांगी मिश्रण हो जाएगा ना वो, तो परिक्षेपण कोलोइड्स कहाँ से बनेगा वो? अगर द्रव में गैस मिलाई जाएगी तो वो बनेगा फॉर्म। द्रव में अगर द्रव बनाया तो वो बनेगा इमल्सन, ठीक है। इमल्सन का एग्जाम्पल है दूध या फेस क्रीम, ठीक है। फॉर्म का एग्जाम्पल शेविंग क्रीम हो गया अपना, ठीक है। द्रव में अगर अपन ने ठोस मिलाया तो ये बनेगा सोल, ठीक है। मैग्नीशिया मिल्क या कीचड़, भाई कीचड़ जो होता है द्रव में ठोस रहते हैं, ठीक है, जो गंदगी जो होती है वो पार्टिकल ठोस पार्टिकल होते हैं। अगर ठोस में गैस मिलाया तो ये बनेगा फॉर्म, फिर से फॉर्म क्या था? एक द्रव में गैस और एक ठोस में गैस, ठीक है, दोनों फॉर्म। जहाज से जो होते हैं फॉर्म, रबड़, स्पंज और प्यूमिस इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला ठोस में अगर द्रव मिलाया तो ये बनेगा जेल, ठीक है, जेली, पनीर, मक्खन, ठीक है। और अगर ठोस में ठोस मिलाया तो ये बनेगा ठोस सॉल, ठीक है, रंगीन रत्न पत्थर और दूधिया कांच, ओके। तो ये आप देख लेना एक दो बार में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं। मेनली क्या है कि ये याद करना और इनके एग्जाम्पल, इनमें ये दिक्कत रहता है। बाकी का ये तो क्या गैस में द्रव, गैस में ठोस, वो उस हिसाब से याद करना। दोनों गैस में द्रव, गैस में ठोस, एरोसोल हो गया, ठीक है। इस तरीके से द्रव में गैस और ठोस में गैस दोनों फॉर्म हो गया, ठीक है। ठोस में अगर द्रव मिलाया तो जेली सी बन गई, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखो ये टिंडल इफेक्ट दिख रहा है जंगल से, देखो ये छोटी जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ से लाइट सीधे भागती चली आ रही है,
ठीक है, जहाँ पेड़ ने जगह घेर रखी है वहाँ से नहीं आ पा रही है, और जहाँ भी उसे जगह मिली वहाँ से आ जा रही है, तो वो टिंडल इफेक्ट हो गया। कोलोइड के गुणधर्म की बात की जाए तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, कोलोइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, कोलोइड के कणों का आकार जो है बहुत छोटा होता है, तो जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये इतने बड़े तो होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। भाई अगर और ही ज़्यादा छोटे हो गए तो वो समांगी मिश्रण बन जाएगा बिल्कुल, और कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। अगर बीच में पार्टिकल नहीं आए या फिर अगर टिंडल इफेक्ट नहीं हो तो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, बिल्कुल नहीं किए जा सकते। सिर्फ निलंबन को ही पृथक किया जा सकता है छानन विधि के द्वारा, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अपकेंद्रीकरण तकनीक होती है एक टेक्निक, ठीक है, उसके द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। ठीक है, अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था इसके द्वारा बनता है। ठीक है, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलोइड रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त अवस्था या फिर डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है। ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम वही हो गया विलेय और विलायक की तरह। ठीक है, ऊपर वाला विलेय हो गया, डिस्पर्स्ड फेज जो होता है, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता है वो विलायक की तरह हो गया। ठीक है, समझने के लिए कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव्य या गैस की अवस्था और हाँ ठीक है, ये अपन सारणी में अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। ठीक है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेचुरली जो पाए जाते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं केमिकली तौर पर। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि अपन निलंबन में देखा तो निलंबन में तो सीधा छान के कर लिया। ठीक है, लेकिन कॉपर सल्फेट का वाटर के साथ विलयन है, उसमें कैसे करेंगे, तो उसके लिए अलग केमिकल मेथड है। ठीक है, अब कोलोइडल जो हो गया, जैसे कि अपन दूध से जल को पृथक करना है तो उसके लिए अलग मेथड हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे जो हैं वो अलग अलग मेथड होते हैं अलग अलग चीज़ को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, पृथक करने के लिए। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पृथक करने से ही जो है हम उसकी घटकों के बारे में जान सकते हैं और हम उसकी जो है ईज़िली स्टडी कर सकते हैं और ईज़िली उसकी गुणों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अपन ने बताया छानने के द्वारा। ठीक है, लेकिन मोस्टली निलंबन के लिए, अरे ये तो पूरा विषमांगी बोल रहा है। ठीक है, विषमांगी बोला है इसने जनरल। ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे या फिर अपन देख भी चुके हैं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हाथ से चुनकर, जैसे कि अगर गेहूँ वगैरह है, गेहूँ वगैरह में आपने देखा होगा अपनी माताओं बहनों को कि जब उसमें कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हो कोई भी पार्टिकल्स हों जो गेहूँ से अलग हो, उनको चुन के अलग किया जाता है दाल में से। ठीक है, इस तरीके से अलग, या फिर छन्नी से छान कर किया जाता है, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए एक विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। एक्चुअली क्या अपन ने गेहूँ से जो है उसके जो पार्टिकल हैं, जो भी कोई भी पार्टिकल है, जौ का पार्टिकल हो गया या ढूंढरी हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी गंदगी हो गई, उसको जो है ईजिली हाथ से चुन के अलग किया जा सकता है। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्रियाकलाप देखते हैं इसके लिए। आधा बीकर जल लें। ठीक है, आधा बीकर जल लिया, बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखें। ठीक है, बीकर के जो मुंह है उस पर वॉच ग्लास रख दिया, कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। ठीक है, ये इस तरीके से रख दिया। ये बर्नर हो गया, ये बीकर हो गया, इसमें वाटर है।
ठीक है, वाटर के थ्रू हम इसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जो भाप बनेगी उससे गर्म होगा। ये वॉच ग्लास रख दी, इस पर स्याही रख दी, ठीक है। अब उत्तर दें, आपके विचार में वॉच ग्लास पर ये किसका वाष्पीकरण हुआ है? क्या वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? क्या आप प्रतिपादित करेंगे क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो वॉच ग्लास के ऊपर से जो वाष्पीकरण हुआ है वो वाटर का हुआ है, क्योंकि और किसी वाष्पीकरण किसका होगा? वाटर का ही होगा। तो स्याही जो होता है वो मिक्सचर होता है भाई, स्याही लिक्विड होती है। एक तो सूखी स्याही होती है, एक लिक्विड होती है, अपने लिक्विड वाली डाली थी उस पर, ठीक है, तो उस पर क्या है कि वाटर के साथ मिक्स होती है वो। अब जैसे ही अब हमने उसे गर्म किया तो उसमें क्या हुआ कि वाटर जो है वाष्पीकरण के द्वारा निकल गया, तो स्याही जो है वो सूख जाएगी, ठीक है, ओनली स्याही स्याही बचेगी, ठीक है। और वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा? हाँ बिल्कुल, स्याही बचा है, ठीक है। देखते हैं, हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से हम ब्लैक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा, ठीक है, अगर किसी में वाटर है तो वाटर को हम वाष्पीकरण की जो विधि है वो सबसे ईजी विधि है, गर्म कर दो ईजिली निकल जाएगा, ठीक है, और नीचे जो अवशेष बचेगा वो जो है आपका विलेय रह जाएगा, ठीक है। दूध से क्रीम को कैसे पृथक करना है? तो अपकेंद्रीकरण विधि होती है जो आपके डेयरी वगैरह पे यूज होती है, ठीक है। आजकल हम बाज़ार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोंड, डबल टोंड प्रकार के दूध पॉलीपैक और टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फैट के बेसिस पे ही तो डिसाइड किया जाता है। एक प्रकार नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अपकेंद्रीकरण यंत्र, ठीक है, वो गोल 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 जल्दी जल्दी घूमता है ना, कभी भी आप जाके देख सकते हो डेयरी पर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन बोला जाता है इसे, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रीकृत करें। अगर स्कूल में ये यंत्र उपलब्ध नहीं है, नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है, पता नहीं, तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत स्पीड से घूमती है वो। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, तो इसी मेथड से अलग करते हैं। वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं? वो तो फाड़ के बनाया जाता है, ठीक है, उसमें खटाई वगैरह ऐसा कुछ डाला जाता है और उसके बाद दूध फट जाता है तो वाटर अलग हो जाता है, और जो उसका प्रोटीन वगैरह और वो उसके और सारे कंपोनेंट होते हैं वो जो है जम जाते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं, ठीक है। दूध को मथने पर आपने क्या देखा? दूध को मथने पर क्या क्रीम ऊपर आ जाती है, ठीक है। दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? ऊपर से ले लो, उसे चुन लो, ऊपर से चुन लो, जो ऊपर हल्की होती है क्रीम, क्रीम ऊपर आ जाती है, आप ऊपर से हाथ से हटा सकते हो उसे, ठीक है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। भाई एक्चुअली क्या है कि कोलाइडल विलयन देखा अपन ने और एक देखा अपन ने निलंबन, तो निलंबन को छानक पत्र के द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन कोलाइडल को अलग नहीं किया जा सकता छानक से, तो उसके लिए अपकेंद्रण विधि होती है, ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेज़ी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपने छाछ वगैरह करते हो, छाछ दही वगैरह जो होती है उससे छाछ बनाते हैं, तो मक्खन जो होता है ऊपर आ जाता है, या फिर दूध में तेज़ी से चलाओ तो भी मक्खन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हल्का होता है वो। अनुप्रयोग, इसके यूजेस क्या हैं? तो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, ठीक है, अपकेंद्रण का उपयोग होता है। डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालने में होता है, बिल्कुल सही बात है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। उसमें भी अपकेंद्रण बहुत जल्दी जल्दी घूमती है ना मशीन, आपने देखा होगा, ठीक है। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो ठीक है, देखते हैं अपन इसके बारे में। आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। तो जल हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें, कुछ देर तक इसे शांत रख दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत बन जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कोर को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉप कोर को बंद कर दें, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा कि देखो वाटर है, उसके ऊपर क्या है, ऑयल की लेयर बन जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, हल्का होता है ये, ऊपर तैरेगा वाटर उसके ऊपर, क्योंकि डेंसिटी कम होती है इसकी, ठीक है। जब इसे शांत रख दें कुछ देर के लिए तो एक लेयर बन जाएगी, ये लेयर, ठीक है। इस लेयर से ऊपर जो है वो तेल रहेगा, देखो इस लेयर से ऊपर जो है तेल रहेगा, इससे नीचे वाटर रहेगा। तो कॉर्क ये जो है स्टॉप कॉर्क है, ऐसे खोला, वाटर यहाँ से कलेक्ट किया, जब ये नीचे तक आ जाए, ये मतलब ये वाली लेयर जो है वो यहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद स्टॉप कॉर्क को बंद कर दो, फिर से या लगा दो, तो क्या होगा, तेल बच जाएगा कीप में, और
आपका वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। अघुलनशील द्रव्यों का पृथक्करण हो गया, ठीक है। इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस है तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। धातु शोधन के दौरान, ठीक है, मेटल प्रोसेसिंग की जाती है, तो लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है, तब भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। एक्चुअली क्या है कि जो मेटल का प्रोसेसिंग की जाती है, तो लोहे को पृथक करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है कि हल्के जो स्लैग होते हैं, जो धातु मल जो होते हैं, जो मतलब एक तरह का गंदगी समझ लो, ठीक है, ठीक है, या फिर अलग अलग पार्टिकल्स हुए, तो वो क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, और ये जो लावा टाइप का रहेगा लोहे का, वो नीचे रहेगा, तो इसे ईजिली नीचे से अलग कर लेंगे, ठीक है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। डेंसिटी के हिसाब से होता है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे है, ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर तैर रहा है वो। नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर यह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है, इस तरीके से, और वापस से ये ठोस में बदल जाएगा। यहाँ पे भाई यहाँ से उड़ के आया, गैस बना, यहाँ आके फिर से ठोस बना, द्रव तो बन ही नहीं रहा ना ये, तो इस तरीके से अपन पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों, ऊर्ध्वपातित का मतलब है ठोस से सीधा गैस, गैस से सीधा ठोस, लिक्विड स्टेजेस में नहीं पाई जाती है, उन्हें ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहा जाता है, और ऐसी प्रोसेस मतलब उस कंडीशन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग करें। एक्चुअली क्या है कि देखो, नमक और कपूर मिक्स हो गया, तो कपूर जो है ऊपर जाके जम जाएगा, नमक नीचे रहेगा, ठीक है, तो अलग अलग हो जाएंगे ईजिली नमक और कपूर। अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातित होने योग्य कुछ पदार्थों के द्वारा कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण, ये आपने इस तरीके से ये देख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 2.7। छानक पत्र की एक पतली परत लें, ठीक है, फिल्टर पेपर टाइप का, इससे इसके निचले किनारे से 3 सेमी ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें, ठीक है। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद डालें, इसे सूखने दें। जार, बीकर या परख नली में जल लें, उसमें इस छानक कागज़ को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 में दर्शाया गया है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें, ठीक है। तो आपको करने का, एक छानक पत्र लिया, ठीक है, इस पर क्या एक निशान लगाया 3 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, पेंसिल से निशान लगा लिया, अब इसे वाटर में डुबोया, तो ये सूखा है छानक पत्र, तो वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। तो काली स्याही में जो विद्यमान डाइयाँ होंगी उनका पृथक्करण होगा। ये जो प्रोसेस होती है उसे क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है, ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस हो गई। अब उत्तर दें, जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा? क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? बिल्कुल सही बात है। आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? ओके, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल ब्लैक के रूप में है, बिल्कुल सही बात है भाई, लिक्विड स्टेज में है तो जल तो जो है उसमें ब्लैक की स्टेज में रहेगा ही, ब्लैक के रूप में रहेगा ही, तथा डाई ब्लैक के रूप में रहेगी। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। एक्चुअली क्या है कि आप कोई डार्क कलर लीजिए आप, ठीक है, डार्क कलर आप अपने कागज़ पे लगाइए, सिंपल घर पे कागज़ पे, और उस पर क्या है कि पानी में डुबोइए, तो पानी, कागज़ सूखा होता है तो ऊपर की साइड में चलेगा, तो जैसे ही डाई या फिर जो कलर है पानी के साथ जो है ऊपर बढ़ता जाएगा, हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। या फिर आप नीचे रख लीजिए एक कागज़ को, उस पर थोड़ा स्याही डालिए और उस पर पानी फैलाइए थोड़ा सा, ठीक है, 2-3 बूंद, तो पानी के चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा, कलर के साथ फैलेगा बट, ठीक है, सिंपल नहीं फैलेगा वो, कलर के साथ फैलेगा। आप ये एग्जाम्पल जो है वो घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल जो है वो घर पर भी कर सकते हैं। तो प्राय डाई 2 या 2 से अधिक कणों के 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है, बिल्कुल सही बात है।
भाई जो ज़्यादा घुलनशील होगा वो तेज़ी से ऊपर उठेगा और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। जो कम घुलनशील होगा वो मतलब ईज़िली ऊपर जाएगा, मतलब बहुत टफली ऊपर जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, ईज़िली ऊपर नहीं जाएगा वो। ठीक है, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, हाँ क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, रंगों को अलग अलग करना, मतलब ये ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। ठीक है, रंगों को पृथक करने के बेसिस पे इसका नाम पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों। बिल्कुल सही बात है भाई, अलग अलग विलायक में घुले होंगे तो कैसे पृथक करेंगे। ठीक है, तो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों उन्हीं से इसे अलग किया जा सकता है। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीक का विकास हुआ, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी एडवांस आ गई क्रोमेटोग्राफी के बाद। ठीक है, इसके अगर एग्जांपल्स देखें या फिर कहाँ इसके उपयोग होते हैं तो डाई में रंगों को पृथक करने में, ठीक है, इसका उपयोग है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, ठीक है, इसका उपयोग है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज का सेशन अपन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।